डियर स्टूडेंट, लास्ट डे जो हमने चैप्टर समाप्त किया था वो था अपना सेकंड टाइप, यानी कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चल रहे हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य चल रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप जो व्हाट और हाउ से जो आरंभ होने वाले वाक्य हैं, उन दोनों को हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब उसमें जो अंतिम आपका टाइप आता है थर्ड टाइप, तीसरा आएगा। अब थर्ड टाइप में क्या होगा, देखिए इस थर्ड टाइप में केवल हमें एग्जाम्पल करने, क्योंकि जितना सारा मैटर था आरबी में परिवर्तन, कनेक्टिव या आरएस में परिवर्तन, वो सब कुछ हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए अब यहाँ पे जितने भी थर्ड टाइप में जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप से बच गए, उनके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से, चाहे वो आपका एलास से आरंभ होने वाला वाक्य है, चाहे आपका ब्रेवो से है, चाहे किसी और शब्द से आपका वाक्य शुरू होने वाला है, तो उनके अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से उनको चेंज करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं अब इसमें, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के एलास, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया हमने, आई एम वेरी सैड। ये वाक्य हमारा देखिए, अब जो आरएस वाला वाक्य है वो आरएस वाला वाक्य हमारा एलास से आरंभ हो रहा है, ध्यान रखना। और जब आरएस वाला वाक्य हमारा एलास से आरंभ होता है तो किस तरह से हम उस वाक्य को चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इतना पता पड़ गया हमें कि एलास से हमारा वाक्य शुरू हो रहा है, तो ये वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है। अब जब ये वाक्य हमारा एलास से शुरू होता है, विस्मयादि बोधक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि आरी वाले वाक्य में जो सैड या साइड टू होता है, उस सैड या साइड टू को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, पहली चीज। अब जब ये वाक्य, ये सब ध्यान रखना है किससे शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द के अनुसार हम इस एक्सक्लेम्ड के साथ कुछ शब्द जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। तो अब ये एलास से शुरू हो रहा है, और जब ये वाक्य हमारा एलास से आरंभ होता है तो हम एक्सक्लेम्ड के साथ विद सॉरो का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि जब वाक्य एलास से शुरू हो तो हम एक्सक्लेम्ड के साथ विद सॉरो लगाते हैं। अब अपना ऑब्जेक्ट आ गया मी। अब दोनों वाक्य को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कनेक्टिव अपन दैट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। दैट आ गया। अब दैट के बाद आ जाओ आरएस वाले वाक्य पर। ये आरएस वाले वाक्य को किस तरह से चेंज करेंगे, सबसे पहली चीज कि हमारा वाक्य एलास से शुरू होता है तो हम उस एलास को हटा देते हैं, हटा दिया हमने। अब देखिए आई, सबसे पहले है आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम आरी वाले वाक्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता के अनुसार चेंज करते हैं, ध्यान रखना। अब आई को बदलेंगे सी से। आई हमारा कर्ता कारक है, जब आई कर्ता कारक है तो इस सी का कर्ता कारक सी, तो यहाँ पे आएगा सी, ये ध्यान रखना है। अब एम, एम को वाज या वर्ब में चेंज कर देते हैं, एक वचन है तो यहाँ पे आ गया अपना वाज, वेरी और सैड। इस तरह से हम इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ध्यान रखना। कब, जब हमारा कोई वाक्य एलास से आरंभ होता है, जब कोई वाक्य हमारा एलास से आरंभ होता है तो इस तरह से हमें उस वाक्य को चेंज करना। ये पहला एग्जांपल था इसमें। अब देखो एग्जांपल नंबर 2, नेक्स्ट उसी में लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पूरा सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे अपन। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, पूरा, इसके बाद है यू आर वेरी हैप्पी फ्रॉम मी।
अब ये वाक्य हमारा देखिए, अब इसमें क्या है कि आरएस वाला वाक्य हुर्रास से आरंभ हो रहा है, तो वही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो चेंज कैसे करेंगे, द टीचर, इसके बाद वही सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम में। अब जब हमारा ये वाक्य एलास से शुरू हुआ तो हमने इसके साथ विद सॉरो लगाया, लेकिन जब ये वाक्य हमारा हुर्रास से आरंभ होता है तो हम एक्सक्लेम के साथ विद जॉय का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। अब विद जॉय लगाएंगे जब ये वाक्य हमारा हुर्रास से आरंभ होगा। कर्म आ गया था स्टूडेंट, कनेक्टिव आ गया दैट। अब देखिए आरएस वाले वाक्य पर आ जाओ। सबसे पहली चीज इस हुर्रा को हम हटा देंगे, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम आगे वाले वाक्य में जो कर्म है उसके अनुसार चेंज करेंगे। अब यह है द स्टूडेंट, एक वचन है, संबंधवाचक है लेकिन एक वचन, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको हम ही भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, दोनों में से कुछ भी मान लो, ही या सी, ठीक है। तो हमने इसको ही मान लिया। अगर ये होता है स्टूडेंट्स तो इसको दे मानते बहुवचन में, क्योंकि एक वचन में इसलिए इसको ही माना। तो अब यू को बदलेंगे ही से। यू हमारा कर्ता कारक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब यू कर्ता कारक है तो सी का कर्ता कारक ही आएगा। इसके बाद आर, वही इजारन को वाज भर में वाज आएगा क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है। वेरी हैप्पी फ्रॉम, अब मी फर्स्ट पर्सन है, इसको बदलेंगे कर्ता से, कर्ता है द टीचर, वो इसको माना ही क्योंकि एक वचन संबंधवाचक इसलिए ही माना। मी हमारा कर्म कारक है तो ही का कर्म कारक आएगा यहाँ पे हिम। इस तरह से हम एक हुर्रास से आरंभ होने वाले वाक्य को चेंज करते हैं, ध्यान रखना इस तरह से। थर्ड, तीसरा एग्जांपल लेंगे, इसमें एक ब्रेवो का लेते हैं अपन। ही सेड टू हर, ब्रेवो, इसके बाद लगाया हमने इसमें आगे बोला चिन। अब देखो आगे, he is very surprised, देखो ध्यान से, ही सेड टू हर ब्रेवो शी इज वेरी सरप्राइज। अब इसमें क्या है कि हमारा जो वाक्य वो ब्रेवो से आरंभ होता है, ये थोड़ा अलग बनेगा, सबसे ध्यान रखना है। कैसे कि जब आरएस वाला वाक्य हमारा ब्रेवो से आरंभ होता है तो ध्यान रखना है सबसे पहली चीज कि आगे में आए सेड या सेड टू को हम एप्लॉडेड में बदलते हैं, ये ध्यान रखना। एक्सक्लेम में इसको चेंज नहीं करना है। जब वाक्य ब्रेवो से आरंभ हो तो फिर हमें सेड या सेड टू को एप्लॉडेड में बदलना है। और फिर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है ये। इनमें तो क्या करते हैं हम कि एक्सक्लेम तुरंत ही वो शब्द जोड़ दिया फिर ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें पहले सेड टू को बदला एप्लॉडेड में, फिर पहले कर्म आएगा और कर्म के बाद इसमें सेम लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यदि आर्य वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम एप्रोवेल के साथ सेम का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना ये भी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है इस वाक्य में, तो हम यहाँ पे सेम का प्रयोग नहीं करते हैं। जब ऑब्जेक्ट होता है तो एप्रोवेल आया, फिर उसके बाद कर्म लिखा और कर्म के बाद फिर लिखेंगे सेम, ये ध्यान रखना है। अब आपका कनेक्टिव आ जाएगा दैट, वही सेम बनेगा। ब्रेवो को हटाई देंगे, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको बदल दिया वाज में, और वेरी सरप्राइज। इस तरह से ध्यान रखना है हमारा कोई भी आरएस वाला वाक्य, चाहे वो हुर्रास से आरंभ हो, चाहे वो एलास से शुरू हो, चाहे वो ब्रेवो से आरंभ हो, इस तरह से आपको इन वाक्यों को चेंज करना है। इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये यहाँ पे समाप्त होता है, कंप्लीट है आपका। एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स को रिवाइज करना है शुरू से लेकर के अंत तक। अब हम इसके समाप्त होने के बाद नेक्स्ट अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो करने वाले हैं, इसलिए उससे पहले प्रत्येक विद्यार्थी इन तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए इनको नोट करेंगे।
अब देखिए, अब जो अपना टॉपिक समाप्त हुआ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो कंप्लीट है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं हम नेक्स्ट, वो आएगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपके एग्जाम में ध्यान रखना, 2 नंबर का आता है। पहली चीज, आपकी बोर्ड की एग्जाम जो होगी, उस बोर्ड की एग्जाम में ये टॉपिक हमारा 2 नंबर का आएगा। इसमें 2 वाक्य आते हैं पेपर में, प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक जो वाक्य होता है वो 1 अंक आता है, ध्यान रखना। इस तरह से ये 2 नंबर के आते हैं। अब देखो, नरेशन और पैसिव वॉइस, इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंट होता है, अंतर होता है, वो क्या होता है कि नरेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य चाहे हमारा कैसा भी हो, ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य चाहे हमारा कैसा भी है, लेकिन जब उस वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमेशा एक साधारण वाक्य के रूप में बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। नरेशन में क्या बताया हमने कि डायरेक्ट स्पीच वाला वाक्य चाहे हमारा प्रश्नवाचक है, आज्ञासूचक है, कैसा भी है, लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक साधारण वाक्य के रूप में बदलते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक्टिव वाला वाक्य चाहे हमारा कैसा भी है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव वाला वाक्य जैसा होगा हमारा, इसमें क्या होता है कि जैसा एक्टिव वाला वाक्य वैसी उसकी पैसिव बनाते हैं। अगर एक्टिव वाला वाक्य साधारण है तो उसकी पैसिव भी साधारण में बनाएंगे। यदि एक्टिव वाला वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है तो पैसिव भी उसकी प्रश्नवाचक में बनेगी, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जैसा एक्टिव वाला वाक्य होगा वैसी उसकी पैसिव बनेंगे। तो वहां हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया, यहाँ पे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, ध्यान रखना है। तो अब देखो किस तरह से एक्टिव और जो पैसिव वाले वाक्य होते हैं उनको किस तरह से एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे अपन लोग, कुछ पंक्तियां लिखेंगे इससे संबंधित। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, देखो वाच्य ये अपना हो गया वाच्य, ध्यान रखना है कि कथनों को, वाच्य के कथनों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहली चीज कि हमारे पास जो वाक्य होता है, जो वाक्य होता है, उसके जो वाक्य है, जो कथन है, उसको हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जो हमने शीर्षक के रूप में भी लिखे हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला आता है एक्टिव वॉइस। नंबर 1 जो इसमें आता है हमारा वो होता है एक्टिव वॉइस, जिसे हम कृतवाच्य कहते हैं, ध्यान रखना है। नंबर 1 पहला जो वॉइस का वाक्य आएगा वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस, जिसे हम कृतवाच्य कहते हैं, ध्यान रखना है। नंबर 1 अब कृतवाच्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता पाई जाती है उसे एक्टिव वॉइस यानी कि कृतवाच्य कहते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन हो गई। ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता पाई जाती है, यानी कर्ता ही सर्वे सर्वा होता है, उनको हम एक्टिव वॉइस या कृतवाच्य कहते हैं। अब इसी में दूसरा आता है आपका पैसिव वॉइस।
जिसको हिंदी में हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसमें उसमें अंतर क्या होता है, हमने लिखा इसमें कर्तवाच्य, क्योंकि एक्टर वाले वाक्य में जो वास्तविक रूप से जो कर्ता होता है वही सर्वे सर्वा होता है उस वाक्य का, इसलिए उसको हम कर्तवाच्य कहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता पाई जाती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। ये ध्यान रखना, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं, और जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता पाई जाती है उन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्योंकि एक्टिव वाले वाक्य में जो कर्ता होता है वो पैसिव वाले वाक्य में कर्म बनाया जाता है, और यहाँ पे जो कर्म होता है वो उस वाक्य में कर्ता बनाया जाता है। इसलिए इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्योंकि इस वाक्य में जो कर्म होता है उसको हम कर्ता बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक एक्टिव वाला और एक पैसिव वाला दो वाक्य होते हैं, जिसमें हम एक एक्टिव वाले वाक्य को एक पैसिव वाले वाक्य में चेंज करते हैं, बदलते हैं। आप देखिए, सबसे पहली प्रमुख चीज जो आती है कि बदलते किस तरह से हैं। एक एक्टिव वाले वाक्य को हम एक पैसिव वाले वाक्य में चेंज कैसे करेंगे, तो वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आएगी। देखिए, तो अब यहाँ पे जो हम लिखने वाले नेक्स्ट अगली लाइन वो क्या आएगी हमारी, देखो, एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम। अब यहाँ पे हम जब एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे, किस तरह से उस वाक्य को बदलते हैं, उसके कुछ रूल्स, कुछ नियम लिखने वाले हैं जो जनरली रूप से सभी में काम आने वाले हैं। इसलिए अगला जो आएगा पॉइंट वो एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम में आता है कि किस तरह से हम एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रूल नंबर 1 या फर्स्ट पॉइंट, पहला नंबर 1। देखो, सबसे पहले हम जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या काम करते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म, एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को कर्ता के स्थान पर, ये ध्यान रखना है, कर्ता के स्थान पर कर्ता कारक के रूप में लिख देते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हमारे एक्टिव वाले वाक्य में जो वर्ब आएगी, जो क्रिया होगी एचवी के बाद, और उस क्रिया के बाद जो कर्म होता है, ध्यान रखना है, उस क्रिया के बाद जो कर्म होता है उसे हम कर्ता बनाते हैं। और जब किसी कर्म को कर्ता बनाते हैं तो हमेशा उसका कर्ता कारक लिखा जाता है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए हमारे एक्टिव वाले वाक्य में कर्म मी दे रखा है और मी को हम कर्ता बनाते हैं, तो जब मी को कर्ता बनाएंगे तो उसका कर्ता कारक आई लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और जब किसी कर्ता कारक को कर्म बनाते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आई कर्ता है,
मान लीजिए उसको कर्म बना रहे हैं तो उसका कर्म कारक मी आता है। इस तरह से उसको हम जब कर्ता के स्थान पर लिखते हैं तो उसका कर्ता कारक लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, इसके बाद कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार, कर्ता के बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अब जिस कर्म को हमने कर्ता बनाया उसी के अनुसार आज HV आएगी, लेकिन हमारा एक्टिव वाला वाक्य किस टेंस में है इसमें टेंस का विषय ध्यान रखना है कि एक्टिव वाला वाक्य किस टेंस में है, उसी टेंस के अनुसार, उसी वाक्य के अनुसार हम HV का प्रयोग करते हैं। अब देखिए HV आ गई हमारी। अब HV के बाद क्या लिखते हैं तो देखो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है, चाहे हमारा एक्टिव वाला वाक्य किसी भी टेंस में है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, चाहे और किसी भी प्रकार का है, लेकिन जब उस वाक्य को हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में बदलेंगे, तो हमेशा ही उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले कर्म को कर्ता बना दिया, उसके बाद एक्टिव वाले वाक्य के अनुसार हमने HV का प्रयोग किया, फिर HV के बाद जो क्रिया थी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, ध्यान रखना इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्रिया के बाद एक्टिव वाले वाक्य में दिए गए कर्ता को, क्रिया में दिए गए कर्ता को कर्म के स्थान पर कर्म कारक के रूप में लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। क्रिया के बाद अपन लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव वाले वाक्य में कर्ता होता है उस कर्ता को हम कर्म बनाते हैं, यानी कि क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। आगे कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखने से पहले, जब हम किसी भी कर्ता को कर्म बनाएंगे ना, कर्म के स्थान पर लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उससे पहले किसी ना किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता को कर्म के स्थान पर लिखने से पहले वाई या किसी अन्य प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है कि जब हम कर्ता को कर्म बनाएंगे यानी कि उसे कर्म के स्थान पर लिखेंगे तो उससे पहले बाई लगाना है या किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। एवं शेष वाक्य को
ज्यों की त्यों लिख देते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया है। इस तरह से आपको एक एक्टिव वाले वाक्य को पैसिव में चेंज करना है। लेकिन अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है, जब एक्टिव से पैसिव में हम उस वाक्य को चेंज करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वह आपकी एचवी, कि किस तरह से हम एचवी का प्रयोग करते हैं। एचवी का प्रयोग हमेशा ही एक्टिव वाले वाक्य को देख करके किया जाता है, क्योंकि जिस टेंस में एक्टिव वाला वाक्य होता है उसी टेंस के अनुसार हम पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अब उसी का हम सहायक क्रिया से संबंधित ही आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट अगला जो पॉइंट लेंगे वो नेक्स्ट डे लेंगे। आज के अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले सभी विद्यार्थी इसको एक बार नोट करेंगे।